एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपने क्लास का टॉपिक है सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री कंप्लीट टर्म 2 सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे जितना मतलब टर्म 2 में जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस था आपने पढ़ना, वो सारा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। इसलिए वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, ये आप समझ गए हैं। और ये मैं खुद से ये वीडियो नहीं बना रही हूँ बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट डाला है, बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि मैम कंपार्टमेंट से रिलेटेड एक ही वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोगों को परेशानी नहीं हो, आसानी से हम लोग कर सके। तो बस चलिए, आपने कहा और हमने किया, तो बस आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट किया करो। देखो पूरा कैसे नहीं होता है, आप कमेंट करोगे तो वो काम मैं पूरा कर ही दूंगी। तो चलिए, कंपार्टमेंट के लिए केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस यहाँ डिटेल में तो नहीं, बट एक आइडियाज़ लेते हुए पढ़ेंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि एज वी ऑल नो कि अगर हम लोग सारे सिलेबस को पढ़ने बैठेंगे एकदम डिटेल में, तो आप समझ ही सकते हो क्या होने वाला है। डॉट डॉट डॉट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। और ध्यान से पढ़िएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, जो मैं कहती हूँ उसको समझते हैं, तो आप देखना 100% कि आपको 90 और 99% आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, तब जब मेरी बातों को वन बाई वन आप सुनते जाएं। मैं बहुत सारा बात बोलती हूँ, उन सारी बातों को सुनना होता है आप सभी को और समझना होता है कि क्या कहा जा रहा है। तो चलिए, बातें हो गई लंबी, अब चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत करेंगे कहाँ से? केमिकल काइनेटिक्स से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था टर्म 2 के लिए केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर यूनिट्स ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट आर दे रखा है। ठीक है, तो रेट लॉ क्या है इसको पढ़ लेना है। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ मोलर concentration of reactants, with each term raised to some power which may be or may not be same as the stoichiometric coefficient of reacting species in balanced chemical equation। बात समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ए और बी सी छोटा छोटा लिखा हुआ, ये स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। मतलब जब आप बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो आप जो लिखते हैं ना आगे में बैलेंस करने के लिए, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो गया? के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, यही लिखा था। रिएक्टांट का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है, ये जो बिग ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके ऊपर रेज कर जाता है पावर, जो कि ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मतलब स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, अदरवाइज डिफरेंट भी हो सकता है। बस यही था डेफिनेशन। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, जब ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट रेट के बराबर हो जाएगा। इट इज़ मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। जब ये दोनों यूनिटी के बराबर हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा, तो रेट इक्वल्स टू के हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू रेट हो जाएगा। तो यही था रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे जो यूनिट दे रखा था पर लीटर मोल पर सेकेंड, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का है। और सेकंड था लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है। लेते हैं डिस्कस एनी 4 फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का या फिर 5 मार्क्स में आएगा, तो टोटल दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर अफेक्टिंग याद कर लीजिएगा कि फैक्टर्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ये सारा अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे करेगा? तो डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब हर एक अपना अपना रिएक्टेंट का नेचर होता है कि वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ब्रेक कर जाएगा तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसको आपको क्या करना होगा? एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी होगी, तब जाके वो ब्रेक करेगा, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट आप एक्सप्लेन कर लेना, खुद से भी कर सकते हो कि डिफरेंट रिएक्टेंट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज फॉर ब्रेकिंग द ओल्ड बॉन्ड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, आप
देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको करिए, जैसे ये फास्ट रिएक्शन है क्योंकि इसके रिएक्टेंट को लो एनर्जी चाहिए तो जल्दी से रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है, जबकि इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन स्लो होता है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर कि कौन कैसा रिएक्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि मात्रा ऑफ रिएक्टेंट की मात्रा अधिक होगी तो ही प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की तो फिर प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। एक जनरल बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल एवरी 10 K राइज इन टेम्परेचर। 10 केल्विन टेम्परेचर रेज करने पर रिएक्शन डबल हो जाता है, ये एक जनरल बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का तो काम ही है रिएक्शन करवाने में सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ। ये क्या करता है कि खर्च नहीं होता है रिएक्शन में, लेकिन ये बस क्या करता है, मतलब आपके जो एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल होता है उसको नीचे डाउन कर देता है, जिसके कारण आपका रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो पाता है। वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बट ए टाइम इंटरवल। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ देखिए क्या लिखता है, आर गिव्स पी, यानी रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट पी से प्रोडक्ट, ठीक है। तो आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस चेंज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी, यहाँ प्लस डेल्टा पी डेल्टा टी दिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ घटेगा जबकि प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा। ये बस प्लस और माइनस का मीनिंग यही है और कुछ नहीं, समझ गए। तो ये हो गया हमारा क्या, एवरेज रेट कांस्टेंट। इंस्टेंटेनियस का क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ही हो गया छोटा छोटा रहेगा। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगा, तो बस वहाँ आपने डेल्टा का यूज़ किया था, यहाँ डी का यूज़ कर लीजिए। जैसे मैथ में आप मैथ पढ़ते हैं तो पता होगा, कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन के लिए जो छोटा पार्ट यूज़ करते हैं। खैर यहाँ पे स्मॉल डी का यूज़ कीजिए। माइनस सिर्फ आपको बता ही दिया कि माइनस और प्लस का मीनिंग क्या है। डी टी क्या है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। डी टी क्या है यहाँ पे, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। थोड़ा तो फास्ट हम लोगों को चलना ही होगा बच्चों, अदरवाइज समझ ही रहे हैं आप आगे का बात। तो ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए दिया हुआ था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप इन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ सकता है, मॉलिक्युलरिटी भी आ सकता है। तो इन सबको बस कुछ नहीं, बस एक बार ही आपको ऐसे ही पढ़ते चले जाना है और हो जाएगा। ये सब तो ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अभी जस्ट पीछे भी पढ़ाया था आपको, है ना। तो उसमें करना क्या है, जो ये कॉफिशिएंट चढ़ता है ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ था कि ये स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स वाई ले लिया गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए एक्स और वाई को ऐड कर दिया गया, वेयर एक्स एंड वाई आर एक्चुअल स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। जो यहाँ पे मतलब दिया रहेगा, एक्स जो भी पावर में दिया रहेगा ना, जो दिया रहेगा आपके यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका पता चल गया। बस इतना ही करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एलिमेंट्री स्टेप इन अ रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप, तो ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो नंबर ऑफ स्टेप में होता है, 1 2 3 करके, तब लास्ट में जाके रिएक्शन होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म बनता है ना हम लोगों का, तो उसमें 4 स्टेप्स में होते हैं, हर एक हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस होता है क्लोरीन से, तब बनता है। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर वो हुआ तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक स्टेप क्या कहलाता है, एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत जगह एग्जांपल मिलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले कार्बन ऑक्सीजन में बर्न होता है तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो स्टेप्स हुए ना, तो वही जो एक एक स्टेप होता है, दैट इज योर एलिमेंट्री स्टेप, ओके। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, दैट इज एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन स्टेप लीडिंग टू अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ गए बात को, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस जो कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली किसी स्टेप में, किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वही उसका क्या कहला जाता है, मॉलिक्युलरिटी। जैसे यहाँ पे देखिए, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। मॉलिक्युलरिटी जो होगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर में होगा। जैसे यहाँ H2Cl2 था, तो रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, इसलिए यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया। अगर 3 होता तो 3, मतलब आपको क्या ध्यान है, रिएक्टिंग स्पीसीज की बात कर रहे हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज का मतलब रिएक्टेंट, नॉट प्रोडक्ट, ओके। हर एक
एक वर्ड पे ध्यान देते हैं बच्चों। तो जैसे आप पढ़ते हैं ना तो उसमें थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए वर्ड्स पे, तो क्या होगा एग्जामिनेशन के अंदर आपका पहले तो गलत नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये मायने रखता है। मॉलिक्युलैरिटी खाली ऐसे रट लिया तो नहीं हो जाएगा, आपको ये भी समझ के रटना है कि भैया नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज नहीं याद रहता है, आप लिखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर, रिएक्टेंट पर ही काम होता है, प्रोडक्ट पे नहीं। रिएक्टेंट का ही लोचा है, रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही आपका मॉलिक्युलैरिटी होगा, और होल नंबर में होगा ये तय है। अगर आपका फ्रैक्शन में आता है तो मतलब कि आपने गलत बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी सीबीएसई में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्या है, कह देगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ठीक है, और उसके बाद जैसे कह दिया कि आपका जो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए फर्स्ट ऑर्डर में है और सेकेंड ऑर्डर में है बी, तो कहता है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, इसलिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या हो गया, माइनस डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, के ए के पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है और बी के पावर 2, ये हो गया। अब देखिए यह इस टाइप का ये एक देख लीजिए कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी 3b हो गया, समझ गए ना, द रेट वुड भी कितना हो जाएगा, आप देखिए रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। ध्यान से समझ लीजिए, इससे रिलेटेड 9 टाइम्स बढ़ा के देगा तो भी आप बना के आएंगे, छोड़ के नहीं आना इस बारी। बात समझ में आ रही, बात आपको बार बार समझा रही हूँ इस तरीके से कि आपको मार्क्स आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 3b लिया आपने तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया गया है 3 टाइम्स, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना, पावर को नहीं बढ़ा देना बच्चा लोग। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, तो कॉन्सेंट्रेशन 3b हो गया, तो भैया 3 जा 9 हो गया, 9 निकल के बाहर आ गया तो 9 टाइम्स बढ़ गया। तो ये तो देखिए यहाँ तक तो था ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे जो ऊपर आपने देखा तो इसी में कितना का बढ़ोतरी हुआ, 9 का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 3 टाइम्स किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया, 9 टाइम्स बढ़ गया, है ना। उसी तरीके से अगर 2 टाइम्स बढ़ाता तो 4 टाइम्स बढ़ता। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन देगा आप बनाने के लिए एबल हैं। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया दोनों को, तो क्या होगा, तो दोनों का आपने देख रहे हैं कि कैसे हुआ, 8 टाइम्स बढ़ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया आपको। ठीक है, अब फटाक से देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपको, पिछले आपके टर्म 2 में आया भी था कुछ। तो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में जो समय लगता है दैट इज़ योर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, इट इज़ द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन आपका शुरुआत में रहता है उसका आधा होने में जितना वक्त लगता है दैट इज योर हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ देख लीजिए, ये आपको याद कर लेना है। ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के क्या है, रेट कांस्टेंट, जो आपने अभी पहले शुरुआत में पढ़ा, रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लीजिए, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के। पहले टर्म 2 में जब आप लोग का एग्जाम इंटायर सिलेबस का होता था ना, तो उसमें डेरिवेशन आता था हाफ लाइफ पीरियड का, लेकिन अभी बहुत दिन से नहीं पूछा गया और अभी सिलेबस भी रिड्यूस है, इसलिए नहीं बताया गया है आपको कि डेरिवेशन कैसे बनाना है, वो नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये जरूर बना लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी इससे बनते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेम टू पीछे वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया था कि रेट इक्वल्स टू इतना है और उसी तरह से कैसे डबल होगा तो कैसे फर्क पड़ेगा, आधा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वो सब तो आप बना ही लोगे जो पीछे बताया। जैसे कॉन्सेंट्रेशन में जितना का फर्क करेगा ना आप भी फर्क कर देना और उसके अकॉर्डिंग बना देना। अगर इसका कहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिएगा तो 1/2 करके उसका पावर हो जाएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, बस कुछ नहीं है प्रॉब्लम आपको। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीटेशन, यानी टी हाफ हो गया ये आपका। 50% कंप्लीट होने के लिए टी हाफ होता है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो बस इसका आंसर बनाना है आपको। कैसे, देखिए ऐसे बनाना है आपने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो आता है ये एकदम से याद करके बैठ के एकदम 2 बारी लिख लो, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन है। ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये आफ्टर टाइम टी। टाइम टी के साथ रिएक्टेंट घटेगा ना तो वही घट के ए माइनस एक्स होता है। तो बस यहाँ पे टी क्या कर दिया, 50% है 30 मिनट, ए इनिशियल, ए माइनस एक्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो बस फटाक से करो, सारा वैल्यू पुट करो। टी हाफ के जगह पे टी 30 लिख देंगे, मतलब टाइम 30 मिनट लग रहा है, 30 मिनट लिख दिया। लॉग
100/100 - 50, क्योंकि 50% कंप्लीटेशन हो गया। पहले 100 था, 50 निकल के बाहर चला गया तो 50 हो गया। बस सॉल्व कर दिया तो इतना मिनट मेरा आंसर आ गया। तो ये के आया है। और निकालना क्या था हम लोगों को? टाइम रिक्वायर्ड निकालना। आपको टाइम निकालना है। ये के आपने निकाल लिया, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड निकालना है। तो फॉर द सेम रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन के इक्वल्स टू दिस। क्योंकि रिएक्शन सेम है इसलिए रिएक्शन कांस्टेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक शब्द का मतलब है यहाँ पे कि के निकाला आपने तो ये पता है हम लोगों को हर एक रिएक्शन का के अलग अलग होता है, लेकिन चूंकि रिएक्शन सेम है इसलिए के का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, के का वैल्यू सेम रहेगा। तो के की जगह के लिख दिया। अब हमको टाइम निकालना है तो टाइम को टाइम रहने दिया। और कंप्लीट रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है तो 100 में से 90 कंप्लीट हो रहा है तो 10 हो गया। और सॉल्व किया तो इतना हमारा आंसर आ गया। समझ गए? तो देखिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले ये ग्राफ आप समझ लीजिए। ये जो फिगर दे रखा है ये सॉल्ट ब्रिज दो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता है उसमें दो टब बनाए जाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट दूसरे में भी दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद देखिए ये इसको सर्किट पूरा किया हुआ रहता है। ये सॉल्ट ब्रिज है जो कि सर्किट को जब एक टाइम के बाद बंद होने लगता है तो उसको उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये एनोड वाला पोर्शन है, ये कैथोड वाला पोर्शन है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये सारी बातें आपको बता रखी है मैंने पहले। बस एक आपने कहा कि एक ही जगह मुझे सारा कुछ बता दीजिए तो वही मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। दिस इज योर रिडक्शन। लेफ्ट साइड में जो है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, राइट साइड में जो है उसमें रिडक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये तो पता ही होगा आपको, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बस इतना सा जान लीजिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, बस आपका काम बन जाएगा। उसका न्यूमेरिकल जो आएगा वो कैसे आएगा जो बता देती हूँ फटाक से। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इन अ गिवन स्टेट। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पेसीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल इज यूनिटी देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, ठीक है। जब सारा टर्म यूनिटी में पहुंच जाता है तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन्वॉल्व। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन्वॉल्व पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछेगा आपको, लेकिन देखिए कभी कभी रिप्रेजेंटेशन पूछ देता है इसका। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल कहते हैं इसे। तो क्या है, मान लीजिए ये रिएक्शन यही आपको पढ़ना ही था पूरे सिलेबस में। जिंक सॉलिड ये रिएक्शन दे रखा है आपका, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो गया, जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और कॉपर जब कॉपर में कन्वर्ट होता है, कॉपर प्लस कॉपर में, तो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको आप देखिए कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया आपने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा, जिंक को जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट किया। उसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपने लिख लिया, ओके। नाउ उसके बाद देखिए तो एनोड वाला जो पोर्शन होता है यानी ऑक्सीडेशन वाला पहले लिखते हैं, बस इसको ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीडेशन वाला पहले, यानी जो पहले है ना, जो पहले रखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, लास्ट वाले को लास्ट में लिखेंगे, बीच में सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो जिंक ZnSO4, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, क्योंकि जिंक को डिप किया गया है किसमें, ZnSO4 में। फिर CuSO4 में डिप किया गया है किसको, Cu को। तो बस लिख दिया जिंक ZnSO4 aqueous, ये सॉल्ट ब्रिज पैरेलल लाइन, सॉल्ट ब्रिज CuSO4 aqueous डिप इन Cu डिप इन CuSO4। ये कैथोड है। ये कौन सा रिएक्शन, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन समटाइम 2 नंबर का पूछ देता है, तो हो सकता है कंपार्टमेंट एग्जाम है तो उसमें पूछ दे। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आइए नर्नेस्ट इक्वेशन पे बताती हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ देख लीजिए फटाक से, नर्नेस्ट इक्वेशन है हमारा। तो ये जो पहले तो ये जो इक्वेशन है, देखिए जब भी इक्वेशन काम करता है तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी था पहले भी, फॉर दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिटेन एज रिडक्शन रिएक्शन को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन को कंसीडर किया जाता है। इसमें रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, आयन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है। आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, ठीक है।
तो आपका ये हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन आपने ले लिया, ये है रिएक्शन, ये जो है ना ये नर्नेस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन डेराइव करना नहीं था आपको सिलेबस के अंदर, टर्म 2 में नहीं करना था, इसलिए मैंने डेराइव नहीं करवाया है आपको, ठीक है। तो बस सिर्फ ये पढ़ लेना था, ओके। और ये आपको मैंने बता दिया है ये जहाँ भी बिग ब्रैकेट देखें केमिस्ट्री के अंदर बच्चों समझना कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन है ये आप एकदम याद कर लेना। ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है, तो यहाँ पे तो गेन होगा। और एफ क्या है, फराडे, ठीक है ना। तो सब चीज़ कर दिया हमने। तो फटाक से क्या किया, सारा चीज़ का वैल्यू पुट किया, फटाक से ये आ गया हमारे पास। और जो भी टर्म है ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन एंड टेम्परेचर T। ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, एफ फराडे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो बस ये एकदम से करना। कुछ बच्चों ने नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए कहा था, तो ये बच्चे बस डेरिवेशन नहीं करना है आपने, बस इतना जान लिया आपने, न्यूमेरिकल बनाना आएगा, बस हो गया, ठीक है। देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप और उसके बाद खुद से बना लीजिए। अगर नहीं बने ना आपसे तो टर्म 2 में जो पढ़ाया था मैंने न्यूमेरिकल, वहाँ पे इसको पढ़ाया था, तो ध्यान से उससे कर लीजिएगा, लेकिन बन जाएगा। आपसे पास कुछ नहीं करना है, सब वैल्यू वाला जो वैल्यू पुट करके जो ये वाला आया था ना, ये वाला है ना, जब सारा वैल्यू पुट कर दिया तो ये आया था, बस इसी को लेके चलिएगा। इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम यही काम देगा आपको, ठीक है, क्योंकि आसान हो जाए, ताकि कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं हो जाए आपके लिए। तो फिर सारा चीज़ जो दे रखा है, वैल्यू दे रखा था, पुट किया, सॉल्व खुद से भी कर लीजिएगा बच्चों। हो सकता है 1-2 डिजिट आगे पीछे हो गया होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व खुद से कीजिएगा। इसलिए मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अकॉर्डिंग बना लो, जो आपका आंसर आए आप तो उसको देख लेना कि हाँ सही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये देख लो, गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन देख लो, इस तरीके का है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, है ना। तो ई क्या है, ई नॉट पॉजिटिव, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी निगेटिव, सेल विल वर्क करेगा यानी काम करेगा। डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है तो सेल काम नहीं करता है, यानी सेल डंप हो जाता है। जब आपका बैटरी काम करना बंद कर देता है ना, तो उसका डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ है, इसको बस ये इसका यूज़ है न्यूमेरिकल बनाने के अंदर, तो इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है हम लोगों को, बस इसको याद कर लीजिएगा, नथिंग एल्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना नहीं है, ये सारा जो चीज़ जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव तो आना नहीं है आपने, बस इसी को बस पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल आएगा, सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा, फटाक से आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है, हो गया। देखिए कंडक्टेंस के बारे में आपको पता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्टिविटी, मतलब है ना, एवरी सब्सटेंस ऑफर रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट। तो रेसिस्टेंस भी बाई ई आई होता है, ये ओम्स के थ्रू दिया गया था, ओम्स लॉ है ये, तो ओम्स हो गया ये आपका। और इसी का जस्ट मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसको कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दिस, ठीक है। अब देख लीजिए, द ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज नॉन एज कंडक्टेंस, इट इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। तो इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। इन रेसिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर आपने यहाँ देखा अभी उसी का उल्टा कर देगा, तो आ गया, इसका यूनिट याद कर लीजिएगा, साइमन या पर ओम होता है, ठीक है। और L/A जो लिखा गया है यही है सेल कांस्टेंट। कभी कभी सेल कांस्टेंट निकालने के लिए कह देता है तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, कहाँ से सेल कांस्टेंट निकालें भैया, तो L/A को ही सेल कांस्टेंट कहते हैं। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, दोनों को डिवाइड कर दो तो सेल कांस्टेंट निकल जाता है। तो बस ये याद कर लिया आपने, आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ये था आपको पढ़ना, ठीक है। तो द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा से शो करते हैं, 1/ρ हो गया, यूनिट इसका साइमन पर मीटर हो गया। इट ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 mole of electrolyte such that entire solution is in between 2 electrodes kept 1 centimeter apart and have large cross sectional area so to contain the electrolyte। इसको शो करते हैं लैम्डा एम से, और इसको देखिए के कप्पा इंटू 1000 बटे मोलारिटी। तो इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस पूरे टर्म को भी CC में दिखा सकते हैं। तो इट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन,
है ना। यूनिट क्या है इसका, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी आ सकता है डेफिनेशन लिखना, ठीक है, ध्यान से एक बारी पढ़ लेना तो समझ में रह जाएगा, दिमाग में आ गया तो बढ़िया, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फराडे लॉ से क्वेश्चन नहीं आया था टर्म 2 में, तो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम फराडे लॉ नहीं पढ़ना है। अरे बच्चा लोग, उसमें लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस लॉ का मतलब ही हो गया फराडे लॉ। सिलेबस में लिखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस लॉ पढ़ना है, तो यानी कि फराडे लॉ पढ़ना है, ठीक है। फराडे लिखा नहीं था वहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान देख लीजिए। फराडे लॉ मैंने पहले भी पढ़ाया है, बस कुछ नहीं है। इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। W प्रोपोर्शनल टू IT। Z यहाँ पे आपका आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना हो तो क्या कर देंगे, जब 1 एम्पियर करंट और 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होगी तो Z इक्वल्स टू W हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कर भी दिया है आपका, देखिए I 1 एम्पियर, T 1 सेकेंड, तो क्या है W इक्वल्स टू Z। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ये आ सकता है आपको ये लिखने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 फराडे इक्वल्स टू इतना होता है, याद रखिएगा। इस तरीके से ध्यान रखिए कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितना होता है, 2 फराडे। जैसे ये रिएक्शन दिया है ना, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी कितना होगा, तो बस 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फराडे, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 फराडे, तो बस फराडे का वैल्यू होता है 96500 कूलम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, आंसर बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये फराडे का सेकंड लॉ था। इट स्टेट्स दैट व्हेन द सेम quantity of electricity is passed through different electrolyte, the amount of different substance deposited at the electrode is directly proportional to their equivalent weight। तो W1 by W2 E1 by E2। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का नीड नहीं है, बस ये याद कर लीजिए कि W प्रोपोर्शनल टू E होता है। अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस लिबरेट होता है इलेक्ट्रोड पे वो प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, उसी सब्सटेंस के। तो बस अब यहाँ पे अपना दिमाग अभी नहीं लगाइएगा कि ई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मैम कैसे समझेंगे, क्या जानेंगे, अभी कुछ नहीं जानना है आपको, बस इतना पढ़ लिया। कंपार्टमेंट पहले दे लो, इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने के लिए अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो W1 by W2 इक्वल्स टू E1 by E2 हो गया। क्लियर ना, आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। यहाँ देखिए सरफेस केमिस्ट्री में फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो उसमें 3-4 आप याद कर लीजिएगा, जो भी आपको ईजी लगे वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ये याद कर लीजिए, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। और केमिस्ट ऑप्शन क्या होता है, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। दूसरा रिवर्सेबल इन नेचर होता है फिजिक्स ऑप्शन। तीसरा ये इरिवर्सेबल होता है, 2 याद हो गया। और ये वाला याद कर लीजिए कि लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, इसमें कितना 20 से 40 किलो जूल पर मोल, जबकि इसमें हाई इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है 80 से 240 किलो जूल। और देखिए किलो जूल पर मोल, हाँ। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्सेज, ये बहुत कमज़ोर होता है, ये अराइज होता है वंडरवाल फोर्स की वजह से। तो वंडरवाल फोर्स जो होता है ना, बड़ा हल्का होता है, मतलब हल्का नहीं, मतलब वीक होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। इट इज़ काउज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि ये स्ट्रांग होता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग हो गया ना, केमिकल लोचा जहाँ लगा बस स्ट्रांग हो गया। ये वंडरवाल है इसलिए वीक होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था, ये जो है क्वेश्चन आया नहीं है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान करिए। पाउडर सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट बाय, एज पाउडर सब्सटेंस क्या होता है, एज वी नो दैट एब्जॉर्बेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो पाउडर सब्सटेंस का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, हेंस पाउडर सब्सटेंसेज मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स। ओके, क्लियर। अब देखिए होमोजीनियस कैटेलिसिस क्या होता है कि वैसा रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट आर इन द सेम फेज, सेम फेज में होगा, यानी लिक्विड और गैस, मतलब जो भी हो रिएक्टेंट जिस फेज में हो आपका कैटेलिस्ट भी उसी फेज में, तो होमोजेनियस कैटेलिसिस हो जाता है। देख रहे हैं आप एग्जांपल। उसी तरह से हिट्रोजीनियस का बस क्या करना है, दोनों का डिफरेंट फेज हो जाएगा, रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट का फेज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, कोई गैस में होगा दूसरा सॉलिड में होगा, कोई गैस में होगा दूसरा लिक्विड में होगा, इस टाइप का हो जाएगा, तो हिट्रोजीनियस कैटेलिस्ट हो जाता है। लिख नहीं सकते हो इसे, आप लोग लिख सकते हो ना, द कैटेलिटिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स एंड कैटेलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। हो गया, याद हो गया हम लोगों को, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब आप कोलाइडल सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये सब टर्म का पता होना चाहिए, कोलाइडल क्या होता है, क्रिस्टलॉइड क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब बताया है मैंने। द सेम सब्सटेंस कैन
act as both colloid and crystalloid. It is depends on the size of particles. एक ही सब्सटेंस आपका क्या होता है, कोलाइड और क्रिस्टलॉइड दोनों ही ऐसा कर सकता है, डिपेंड करता है उसके साइज पर। तो अगर साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच है तो वो बिहेव करेगा कोलाइड्स की तरह। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर है, मतलब 1 लेस देन 1 नैनोमीटर है ना, तो वो क्रिस्टलाइड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कोलाइड्स क्रिस्टलॉइड का मतलब कि किस तरह एक ही सब्सटेंस दोनों तरह से बिहेव करता है, सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, साइज पे। हो सकता है बच्चों, मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे आपको बता दिया है, ध्यान से इसको कर लेना। ओके, अब देखिए लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स होता है। ठीक है, दो तरह का कोलाइड्स होता है। तो लायोफिलिक का मतलब हुआ वैसा कोलाइड जिसको कि लिक्विड से लव होगा, लिक्विड लविंग कोलाइड हो गया। तो इसका मतलब आप इसमें राम कहानी आप लिख सकते हैं। कोलाइड सोर्स डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंस लाइक गम जेलेटिन स्टार्च रबर एटसेट्रा विच आर सुटेबल लिक्विड। मतलब कहने का अर्थ है कि वैसा कोलाइड जो कि जिसमें मिक्स करोगे ना तो दोनों अलग नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से लव करेगा, मीन्स कि मिक्स होके रहेगा। आपने कभी देखा है क्या कि आप जो गम खरीद के, जिसे गोंद कहते हैं, खरीद के लाते हैं, तो क्या लिक्विड और उसका सॉलिड पार्टिकल अलग अलग दिखता है कि मिक्स ही दिखता है? तो वही हो गया लायोफिलिक कोलाइड, दोनों में एक दूसरे से टचअप रहता है। ठीक है, उसी तरह से लायोफोबिक का मतलब हुआ लिक्विड हेटिंग ग्रुप होता है, लिक्विड हेटिंग होगा, यानी कि लिक्विड से दूर दूर रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हटिंग। द कोलाइडल सोल लाइक गोल्ड डोंट फॉर्म डायरेक्टली बाय मिक्सिंग विथ डिस्पर्सन मीडियम। ये सब बहुत चीज़ लिखवाया था मैंने, तो उतना नहीं, बस रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं हम लोग, बाकी तो आपने कर ही रखा होगा। लायोफोबिक सोल का मतलब हुआ बस इतना याद कर लेना है कि लिक्विड हेटिंग होगा, लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होगा। आप सेटल डाउन होने के छोड़ दोगे तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म था व्हाट इज मीन्ड बाय कोगुलेशन। तो कोगुलेशन क्या होता है, तो देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स और सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ द सोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन भी इसको कहते हैं। तो हो सकता है डेफिनेशन 2 मार्क्स का एक डेफिनेशन के लिए 2 क्वेश्चन देगा ना, तो इसमें से एक ये भी दे सकता है, आपको नहीं आया है इस बार तो आपको इलेक्ट्रोफोरोसिस भी पढ़ लेना है। इन दिस प्रोसेस द कोलाइडल पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड गेट डिस्चार्ज रिजल्टिंग इन कोगुलेशन। उसके बाद जो है आपको ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो है, देखिए यहाँ पे एसोसिएटेड कोलाइडल है। द कोलाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स हो गया, ये मैंने दिया है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया है ना कंपार्टमेंट के लिए, उसमें दिया है, तो इसको अब कर लेना। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट देख लो, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecules is called safe selective catalyst. Zeolites are good safe selective catalyst. बस इतना ही याद करना है आपको, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए एक ब्राउनियन मूवमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, जिगजैग मोशन जो होता है सोल पार्टिकल का, उसे ही कहते हैं कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। बस इतना आपने याद कर लिया, काम कंप्लीट। और ये फिगर बना देना, हो गया आपका जिगजैग रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, हम लोगों का फिजिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक में एमीन है, तो एमीन का आपको नाम लिखना आना चाहिए। आप नाम लिखने सीख लेना। देखिए सीख लेना नहीं, मैंने सिखाया हुआ है, मतलब नॉमेनक्लेचर अभी नहीं करेंगे हम लोग, बस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर आपको मैंने बहुत बड़ा बताया हुआ है, तो कर लीजिएगा उससे। यहाँ आ जाइए, देखिए विच ऑफ द टू मोर बेसिक एंड वाई। विच ऑफ द टू, इसमें से कौन सा मोर बेसिक है? तो इसमें देखिए यहाँ पे समझा दे रही हूँ, सिर्फ लिख लीजिएगा खुद से भी। CH3NH2 और ये जो एनिलीन है, तो इसमें क्या होता है, एनिलीन लेस बेसिक देन मिथाइल एमीन होता है, क्योंकि देखिए बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है लोन पेयर डोनर। लोन पेयर अगर डोनेट किया तो बेसिक कैरेक्टर है, लोन पेयर डोनेट नहीं किया तो बेसिक कैरेक्टर कम है। तो यहाँ देखिए CH3 जो होता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन के ऊपर बढ़ता है, जिसके कारण ईजिली दे पाता है, इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हुआ। जबकि इसके केस में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। एनिलीन के केस में ये लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस इन द बेंजीन रिंग,
दैट्स वाई क्या होता है, बेसिक नेचर इसका घट जाता है। बेसिक होता है बट लेस बेसिक देन दिस होता है, ठीक है। तो कंपेयर करना सीखिए, जैसे अभी सिखाया यहाँ पे, तो जहाँ भी बेंजीन रिंग आएगा ना वहाँ का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, इसलिए उसके बेसिक कैरेक्टर को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। बाकी आप देख लें जहाँ भी प्लस आई इफेक्ट काम करेगा वहाँ पे हमारा बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ था, CH3NH2 मोर बेसिक देन दिस इज। तब समझा दिया आपको कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन था एक, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है, तो एनिलीन बीइंग अ लेविस बेस reacts with Lewis acid AlCl3 to form a salt. This salt बना लेता है, as a result and acquire a positive charge, so it acts as a strong deactivating group of electrophilic substitution reaction. यानी यहाँ पे N जो होता है, चूंकि N जो है ना इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है AlCl3, तो इसको इलेक्ट्रॉन देता है जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसलिए ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। ये क्वेश्चन आया नहीं है टर्म 2 के अंदर, इसलिए आप एकदम याद कर लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए, आ सकता है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पे एमीन्स जो होते हैं मोर बेसिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मास होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के पास भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन फिर भी एनिलीन जो एमीन्स जो होते हैं ज़्यादा बेसिक होते हैं अल्कोहल से। क्यों, क्योंकि एन एटम बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन ईजिली डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ प्रोटोन देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम विच होल्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली देन नाइट्रोजन। समझ गए, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करता है, इसलिए उसको जल्दी लूज नहीं करता है। दैट्स वाई बेसिक कैरेक्टर नाइट्रोजन वाले ग्रुप का यानी एमीन का ज़्यादा होता है देन अल्कोहल। ये आ सकता है आपको। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पूछ सकता है आपका, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन याद कर लीजिएगा। इट इज़ अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विथ ब्रोमीन इन aqueous or एथेनोलिक solution of sodium hydroxide. The amines so formed contain one carbon less than the present in the parent amide. बस कुछ नहीं है अमाइड, बस इस रिएक्शन को आप याद कर लोगे तो ऊपर वाला पार्ट में सिर्फ इतना याद कर लेना कि इसके थ्रू प्राइमरी एमीन ही बनता है, ठीक है। तो ये अमाइड हो गया, इसको ब्रोमीन और NaOH के साथ ट्रीट कर दो तो यहाँ पे RNH2 बनेगा यानी प्राइमरी एमीन बनेगा। यही है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्सन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्सन का एक सेपरेट वीडियो है आपके लिए, उसको एक बारी जितना भी उसमें बताया है 10-12 उसको प्रैक्टिस जरूर कर लें, बस उसी से आपका टर्म 2 का काम हो जाता था, इसलिए आप उसी को कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आइए एल्डिहाइड वाले पे आते हैं। एल्डिहाइड वाले में देखिए क्या करना है आपको, पहले तो नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया था कि रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको सजाना है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखिए पहले दिया है सब, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये अल्केन है, ठीक है। तो बस समझिएगा, इसी एक क्वेश्चन से बहुत काम बन जाएगा आपका। बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्टिव फोर्स हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्टिव फोर्स पे करता है। अगर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स है तो हायर द बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इस केस में क्या होगा, अल्कोहल के केस में अंडरगोज एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, therefore its boiling point is highest among all the given compound। COH जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ और बहुत टाइट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका कि इसका इन दिए हुए सारे कंपाउंड में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, फिर इसका होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है CH3CHO है ना एटलीस्ट, तो डाइपोल इंटरेक्शन दिखाता है जिसका जो स्ट्रॉन्गर देन वंडर वाल फोर्सेज होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, की वजह से क्या हो गया, मतलब CH3CH2 में वंडरवाल फोर्स लगता है, तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, प्रोपेन का, सबसे ज़्यादा अल्कोहल का और सबसे बीच में एल्डिहाइड का। तो हेंस ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, अल्केन सबसे पीछे, फिर एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल, सबसे ज़्यादा अल्कोहल का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से। जब अल्कोहल का मान ही लो कि ज़्यादा, अब अल्कोहल में भी अगर पूछेगा ना तो मॉलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप समझ लेना कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका घटते चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद दिया था जैसे एक क्वेश्चन है इस टाइप का, देख लीजिए ताकि आप कर पाएँ, जब कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कर पाएँ। क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे दिखाया है मैंने कि एसिटिक एसिड में +I इफेक्ट लगता है
क्लोरीन जो होता है -I इफेक्ट शो करता है, तो क्लोरोएसिटिक एसिड मोर एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विच स्टेबलाइजिंग द कंजुगेट बेस थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, वाइल इन एसिटिक एसिड नो सच ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इसके वजह से क्या होता है, क्लोरोएसिटिक इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड हो जाता है। एसिड का मतलब है H+ आयन लूज कीजिएगा तो एसिड हो जाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन फेवरेबल है, ये वाला देखना है, बस ध्यान से समझिएगा ना तो समझ जाइएगा। दिख तो रहा है ना आपको यहाँ पे कि ये चीज़ है। अब आगे आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग पढ़ें और आइडोफॉर्म टेस्ट ना पढ़ें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आइडोफॉर्म टेस्ट एसिटोफिनोन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट विथ NaOI यानी NaOH+I2 से बनता है ये, वाइल बेंजल्डिहाइड विल नॉट गिव्स दिस टेस्ट। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंस में पढ़ाया था मैंने कि आइडोफॉर्म टेस्ट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसको, एसीटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड को, एसीटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड को। तो एसीटोफिनोन में CH3CO ग्रुप है जिसके कारण वो आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, है ना, वो यानी येलो PPT देगा, जबकि बेंजल्डिहाइड में ऐसा CH3 ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा तो ये नहीं शो करेगा। तो ये समझ गए आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट मेनली क्या है, NaOH+I2 के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं यानी हीट करते हैं तो येलो PPT देता है। ये मैंने रिसेंटली भी आपको पढ़ाया है किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए ये सिल्वर मिरर टेस्ट है किसके लिए, प्रोपेनल और प्रोपेनोन के लिए। ये भी मैंने पढ़ा है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड, प्रोपेनोन मतलब कीटोन। सिल्वर मिरर टेस्ट याद कर लीजिएगा, प्रोपेनल रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट टू सिल्वर वाइल प्रोपेनोन डज नॉट, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट है ये, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट है ये। इसके साथ एल्डिहाइड आपको सिल्वर मिरर देता है। ये जो आप देख रही है सिल्वर मिरर है, आपका टेस्ट ट्यूब चमकने लगता है सिल्वर की तरह। लेकिन अगर आपका वही ग्रुप कीटोन है, मान लीजिए आपको एक ही जगह पे दे देगा एल्डिहाइड और कीटोन है, कहेगा बताओ इसमें से कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन, दोनों दिखता है एक ही जैसा, है ना। कैसे आप एक बोतल ठंडा स्प्राइट रख दो और एक में पानी रख दो तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कौन है, स्प्राइट है कि पानी है ना। ठंडा नहीं बोल रही हूँ, मतलब आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिए दोनों को, तो कोई भी बंदा ना पानी समझ के स्प्राइट को भी पी सकता है, पीने के बाद ही उसको पता चलेगा कि क्या था। तो कैसे आप पता लगाएंगे, तो उसके लिए टेस्ट करते हैं हम लोग, जैसे पी के टेस्ट किया ना पानी और स्प्राइट को, उसी तरह से ये टेस्ट है। अब केमिकल तो पी नहीं जाएंगे हम लोग, तो इसको टेस्ट करते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट से एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, जबकि ये आपका नो रिएक्शन देता है। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, बस एक रिविजन दे रही हूँ। देखो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन वेयर एज एसिटल्डिहाइड डज नॉट। इससे क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन भी हमें याद हो जाएगा। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या होता है कि आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तब आपका कैनिजारो रिएक्शन होता है। जबकि अल्डोल में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बस वही लिखा है। फॉर्मल्डिहाइड इसको कहते हैं, डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम सो इट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड एसिटल्डिहाइड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम सो इट डज नॉट गिव्स एन कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत बार ये कंपार्टमेंट एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसका आंसर आपको है कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप सच एज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम हाइड्रोजन एक्सेट्रा, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ना ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें अपने आप में रेजोनेंस हो जाता है, जिसके कारण ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है कार्बोनाइल ग्रुप का वो शो नहीं करता है। जैसे आपका कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, ऐसा ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, इसका जो फीचर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो शो नहीं कर पाता है। कौन ये, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस अ कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट हैव प्योर CO ग्रुप एज इन अल्डिहाइड और कीटोन, दस कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। बात आगे समझ में, कुछ मेहनत है कुछ नहीं, बस आपको क्या याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस करने लगता है आपस में, जिसके कारण वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप नहीं दिखाता है लाइक एल्डिहाइड और कीटोन। ओके क्लियर। आइए अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 1 2। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम कितना हो गया, 6, क्योंकि 6 तरफ से आपका
जुड़ा हुआ है लिगेंड, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया हमारा, EN इज अ बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम का X मान लिया क्योंकि प्लैटिनम का ही निकालना, तो X हो गया। EN जो है यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है बट न्यूट्रल लिगेंड, दैट्स वाई यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। अब क्लोरीन क्या है, एक माइनस चार्ज रखता है, तो 2 × -1 तो 0 ओवरऑल, चूंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए ओवरऑल 0। तो सॉल्व किए +2 यानी कि +2 हो गया। उसी तरह से प्लैटिनम ये दिया हुआ है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम का यहाँ पे भी 6 हो गया, क्योंकि लिगेंड जो लिगेंड बिग ब्रैकेट के अंदर है वही लिगेंड है, बाहर वाला लिगेंड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम के लिए फिर इसको X मान लिया। ये अमोनिया है, अमोनिया का 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। देखिए EN NH3H2O, इसको रट लीजिए अभी के लिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों न्यूट्रल लिगेंड है, इतना से ज़्यादा आपका नहीं आएगा, ठीक है। 6 × 0 4 × -1 = 0, क्योंकि इसके ओवरऑल कुछ चार्ज होता है तो चार्ज लिखते हैं, चार्ज नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे। सॉल्व किया +4। यही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए आयुपक नेम लिखने के लिए आता है, तो आयुपक नेम में भी पहले क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना कोई काम नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। उसके बाद नाम लिखना होता है, ठीक है। तो नाम लिखने मैंने सिखाया है आपको। अब यहाँ पे सिर्फ ये बता दूं कि यहाँ पे जैसे देखिए ये जो है, तो कोबाल्ट का हमें निकालना है, इसमें क्या है, इसका नाम कैसा हो जाएगा, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन एजेंट 3rd निकला है, क्लोराइड, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, इस पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसमें भी न्यूट्रल लिगेंड का पहले लिखा जाता है, तो पेंटा अमाइन क्लोराइड, फिर निगेटिव लिगेंड है क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये है, तो इसका Fe का निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। नाम लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से, ब्रैकेट के बाहर वाले से, पोटेशियम हेक्सासाइनो, क्योंकि हेक्स पहले लिगेंड का नाम ही लिखाता है। अब लिगेंड में भी सीक्वेंस होता है, तो वो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये सारी बातें बताएगी हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, किस लिगेंड का पहले नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो चूँकि जो है कंपाउंड वही देखिए, हेक्सासाइनोफिरेट 3rd, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ा जा सकता है एक वीडियो में, आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे A एमीन क्लोराइडो C से होता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, बस इतना याद रखें और कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। फिर NiCl4 2- है, तो देखिए यहाँ -2 है ना, तो देखिए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट लेट मान लिया X, तो X + 4 × -1 = कितना लिखा मैंने, -2 लिखा ना, बस यही समझाना था आपको, -2 लिखा। सॉल्व कर दीजिए, +2 आ गया, तो निकल का कितना आ गया, +2 आ गया। तो क्या नाम लिखेंगे, टेट्राक्लोराइडो निकलेट था, सेकेंड आयन, ये लिखना जरूरी होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा सबसे पहले। और निकलेट क्यों लिखा गया, क्योंकि ये कैसा आयन है, निगेटिव है, ठीक है। अभी तक जो भी आपने लिखा वो क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जब ये ब्रेक किया होगा तो माइनस आया था ना, मैंने सब चीज़ समझाया था आपको टर्म 2 के लिए जब बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो यहाँ -3 है, ठीक है, यहाँ क्या है -3, तो यहाँ पे मेरा लोग का क्या हो गया, फिरेट लिखा है ना, फिरेट। 8 कहाँ लगता है, जब निगेटिव होता है, कॉम्प्लेक्स आपका निगेटिव होता है तो 8 यूज हो जाता है। अगर नहीं होता है तो जैसे सिंपल होता है नाम, जैसे इसका क्या होता है, फेरस, तो फेरस लिख देते, इसका क्या होता है, कोबाल्ट, नहीं तो निगेटिव होता है तो इसको भी कोबाल्टेट लिखते। ओके, क्लियर, समझ गए, आगे बढ़िए। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो सबका तो नहीं, लेकिन एक ही का हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सब आप सीख जाएंगे। FeH2O6 +2 दे रखा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे निकालना है, निकालने सिखाया अभी पीछे आपको। X + 6 × 0 क्यों हुआ, क्योंकि वाटर है, +2 हो गया। ओवरऑल चार्ज कितना था, +2 था, लिख दिया। X = +2, Fe का हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाँ, ठीक है। Fe26 हो गया, आर्गन 18 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 4, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, किसका लूज होगा, यहाँ से लूज हो जाएगा, तो 3d 4s लिखा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया, 3d में बचा है 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और H2O जो है वीक फील्ड लिगेंड है, दे डोंट काउज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवा पाता, इसलिए ये सारे के सारे अनपेयर्ड रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए H2O क्या करेगा, चूंकि ये पुश नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए जहाँ खाली जगह मिलेगा वहीं पे अपना इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। तो H लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, तो वाटर 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 6 वाटर है, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ से आया, एक कार्बन, एक इसका
तीन इसका, तो 3 1 4 हो गया, और एक यहाँ 2 इससे ले लिया तो हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे सब में डाल दिया, लेकिन इसका पेयरिंग इसने नहीं करवाया। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, देखिए 1 S 3 P और 2 D, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, इसलिए ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो ये क्या हो गया, sp3d2 के कारण ऑक्टाहेड्रल शेप का हो गया। Fe2+ हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर ये पुश कर देता और पेयरिंग स्टार्ट कर देता तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक हो जाता। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, निकल वाले में सिर्फ देख लीजिए, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाला तो +2 आया मेरा, +2 के हिसाब से लिखा सब कुछ। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, 4s 4p, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग चुका है इसलिए खाली है। Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयर कर देगा इलेक्ट्रॉन का, तो पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देगा। शिफ्ट करा दिया तो यहाँ से एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। Cn अपना इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक D, 1 S और 2 P, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, और चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक हो जाएगा। हो गया क्लियर। इसमें से इससे ज़्यादा क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट क्या होता है कि जब पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स। और चिलेट कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द मोनोडेंटेड लिगेंड। समझ गए, चिलेट का मतलब होता है पॉलीडेंटेड, यानी एक ही लिगेंड में से ढेर सारा एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है En, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसी में से दोनों तरफ से आ रहा है, इसलिए इसको बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और इस बाइडेंटेड लिगेंड की होने के कारण रिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसे चिलेट इफेक्ट कहते हैं। और जब कभी भी चिलेट इफेक्ट होगा तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको मैंने पहले अभी शुरुआत में कहा कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये है, ये वो है, तो इसके लिए ये सीरीज आता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे आगे साइनाइड है ना, यहाँ पे CO और साइनाइड, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये सब स्ट्रॉन्ग है, सबसे पीछे वाला वीक है। ठीक है, तो ये ध्यान, इसको ज़्यादा को आपको याद नहीं रखना, बस आप एक क्या काम करो, वाटर का याद रखो, Cn का याद रखो, NH3 का याद रखो और क्लोरीन का। यही सब पॉपुलर है जो कि आपको अभी चांसेस है, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, मिनिमम में मैक्सिमम गेन करना है, बस वही काम करना है अभी। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब आ जाइए D एंड F ब्लॉक एलिमेंट पे। तो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में ये सब तो पता ही है आपको कि S और P के बीच में D होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। और 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा। इसमें स्कैंडियम से स्टार्ट होके जिंक तक आता है, 21 से 30 तक आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, ये हो गया, बस इतना ही जानना और कुछ नहीं आपको। और कॉन्फ़िगरेशन आप क्रोमियम और कॉपर का याद कर लीजिए, कॉपर और क्रोमियम का याद कर लीजिए, एक्सेप्शन है ये, कॉपर और क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया। देखिए, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करता है कौन, N-1 D एंड आउटर NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। यानी पहले S इलेक्ट्रॉन लूज होता है, फिर D का इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे देखिए, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, D0 हो जाए, यानी D में इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो स्टेबल है। D5 हो जाए, यानी हाफ फील्ड हो जाए तो भी स्टेबल है। और D10 यानी कि फुल फील्ड हो जाए तो भी स्टेबल है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है टाइटेनियम 4+, तो इसमें क्या हुआ, D0, इसलिए मोर स्टेबल हो गया। Ti3+ से ये क्वेश्चन पूछता है, वाई Ti4+ मोर स्टेबल देन Ti3+, तो यही आंसर है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, बस आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना है ना। Mn2+ तो 3D5 4s0, Mn3+ तो मतलब समझ जाइए, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किसी का है तो वो ज़्यादा स्टेबल देन अदर होगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड इन सॉलिड और इन द सॉल्यूशन स्टेट। तो कलर का कारण क्या होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब कलर होगा और DD ट्रांजिशन शो करेगा, क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी DD ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है, तो इमिशन ऑफ एनर्जी होता है, जो कि आपको कलर के फॉर्म में दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर सिर्फ इतना जानिए कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक है।
और अगर कंपेयर करने कह दे कि विच वन इज़ मोर मैग्नेटिक दैन अदर, तो इसमें क्या करोगे कि ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये याद कर लेना है, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए कि स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+ में कौन ज़्यादा अनपेयर्ड है, तो जिसके पास आपको ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे, जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा दूसरे वाले से। समझ गए? आगे बढ़िए। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, क्यों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि साइज में स्मॉल होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी होता है, इसलिए ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसके कारण लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन दे पाता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ये रीजन है। क्वेश्चन आता है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, तो यही आंसर उसका हो गया। उसके बाद अलॉय फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, घुस के किसी मतलब छोटे वाले के साथ भी घुस के एडजस्ट कर सकता है, साइज बहुत कॉम्पैक्ट होता है ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इसका क्या होता है कि सिमिलर साइज होता है, मतलब साइज में आप देखेंगे जैसे साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एक के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है साइज, इस वजह से अलॉय फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। जब आप अलॉय फॉर्मेशन करते हैं मरकरी के साथ तो उसका स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं अमलगम। तो जैसे सोडियम के साथ ऐसी चीज़ तो इसको सोडियम अमलगम कहते हैं, ये चीज़ होता है। कैटालिटिक बिहेवियर भी शो करता है, कारण क्या है देखिए, ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट by providing low energy path for reaction by either forming intermediate compound or by change in oxidation state। तो कैटालिटिक पोजीशन भी ये दिखाता है। और बाकी एक थोड़ा सा ट्रांजिशन ये पढ़ना था आपको टर्म 2 में, इनर ट्रांजिशन, जिसमें लेंथेनाइड पढ़ना था और लेंथेनाइड में आपको पढ़ना था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना था, जो कि देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका इंटर होता है किसमें, एफ ऑर्बिटल में, एफ सबसेल में, तो इसलिए एंटी पिनल्टीमेट एनर्जी लेवल है वो, ऑटर मोस्ट के जस्ट पहले वाला पिनल्टीमेट और उसके जस्ट पहले वाला भी एंटी पिनल्टीमेट। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कुछ खास नहीं है, उसी की वजह से क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उसका जो साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। वो क्यों? क्योंकि सेकंड में जैसे ही सेकंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होता है वहाँ से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम करना चालू कर देता है। तो ये सब बातें थी। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको बच्चों कि जो भी चैप्टर्स हैं उसकी हर एक बातों को रखा है आपके सामने। आप इंस्टॉलमेंट में इस वीडियो को देखो, 4 दिन आपके पास समय है, आधा आधा करके भी देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे करना है। और सब सिर्फ सुनो, समझो और बातों को कहीं भी, मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं भी कुछ भी मिस नहीं हो जाए मेरे से, कि बच्चे के सामने गलत कुछ मैसेज नहीं चला जाए, इसलिए ठीक है। और हाँ, यहाँ पे लास्टली जब अगर वीडियो के इस पार्ट में हैं आप तो समझ लीजिए कन्वर्सन नहीं बताया है, नेम रिएक्शन नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको बताया है। तो कन्वर्सन का एक छोटा सा वीडियो है टर्म 2 का, उसी को कर लेना है आपने, उसमें से कुछ भी छांटने योग्य नहीं था क्योंकि वहाँ पे ही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सा भी रखा था सामने, तो उसको कर लीजिए। और नेम रिएक्शन का भी एक छोटा सा है, शॉर्ट्स बनाया था मैंने, उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसको देख लीजिए। बस एजेंट याद होना चाहिए, बाकी खेल तो आप कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एजेंट याद रहेगा, आप नेम रिएक्शन बना दोगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, बहुत हेल्पफुल हो जाए आप सभी के लिए, यही दुआ करती हूँ मैं कि चलिए मेरे बच्चों को मेरे वीडियो से कुछ काम बने। तो उन सारे बच्चों को अभी बहुत खुशी होगी जिन्होंने कहा था कि मैम ऐसा वीडियो डालिए। तो मैंने कोशिश बहुत की है बच्चे, और आपको ये बताना है कि मेरी कोशिश आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, बुरी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप ढेर सारा लाइक करेंगे, ढेर सारा शेयर करेंगे, ढेर सारा कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल के साथ, चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।